कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज हम विश्व के भूगोल के अंतर्गत आपका महत्वपूर्ण टॉपिक अक्षांश एवं देशांतर को कवर करने वाले हैं। आज की क्लास में हम अक्षांश को संपूर्ण डिटेल के साथ देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपने नोट्स नहीं बना रखे हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं, साथ में आपका इस क्लास के अंदर शॉर्ट रिवीजन भी हो जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात करते हैं हम अक्षांश हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। तो देखिए, किसी भी स्थान की स्थिति को निर्धारण करने के लिए दो महत्वपूर्ण तथ्य हैं, जैसे कि खगोलीय स्थिति के द्वारा और एक भौगोलिक स्थिति के द्वारा। खगोलीय स्थिति के द्वारा हम किसी स्थान का निर्धारण किस प्रकार से करेंगे, तो उसमें हम अक्षांश एवं देशांतर, अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के द्वारा हम किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं, उसे खगोलीय स्थिति कहते हैं। वहीं हम बात करें भौगोलिक स्थिति, तो देखिए भौगोलिक स्थिति में हम किसी स्थान के निकटवर्ती जो स्थान है, जो भू आकृति है, उसके माध्यम से किसी स्थान की स्थिति का निर्धारण करते हैं, उसे हम भौगोलिक स्थिति निर्धारण कहते हैं। ठीक है, तो इसे हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे, निकटवर्ती स्थान, जैसे कि आपके जल, पर्वत, नदियाँ, भू आकृति के द्वारा। ठीक है, ये एक नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट था, इसे समझ लेते हैं। उसके बाद में हम अब देखते हैं अक्षांश को डिटेल से कि अक्षांश क्या है। अक्षांश और अक्षांश रेखाओं को अच्छे से डिटेल से समझने का प्रयास करते हैं। इसे आप एक शॉर्ट फॉर्म में नोट कर सकते हैं। हम देखते हैं अक्षांश, अक्षांश एवं अक्षांश रेखाएं। सबसे पहले हम देखेंगे अक्षांश को। अक्षांश और अक्षांश रेखाओं में क्या अंतर है। तो देखिए, अक्षांश, अक्ष के अंश को अक्षांश कहते हैं। अक्षांश यानी ग्लोब के ऊपर, जो आपका पृथ्वी है, जो ग्लोब है, उसके ऊपर उत्तर से दक्षिण दिशा में मापी गई कोणीय दूरियों को ही अक्षांश कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर बात करें अक्षांश की, ना कि अक्षांश रेखाओं की। ठीक है, अब देखिए ग्लोब पर हम देखेंगे अक्षांश कितने हैं। तो देखिए, सबसे पहले आपकी 0 डिग्री अक्षांश, जो कि ग्लोब को दो भागों में बांटती है, एक उत्तरी और एक दक्षिणी ग्लोब। ठीक है, वही हम बात करते हैं तो कुल कितने अक्षांश हमारे ग्लोब पर हैं। सबसे पहली बात, ग्लोब पर एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल कितने अक्षांश हैं, उसके हम देखेंगे। तो ग्लोब पर एक एक डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश, सिंपल है, हमें एक एक डिग्री के अंतराल पर देखना है। तो देखिए, ये आपकी 0 डिग्री, अब इस तरह हम बढ़ेंगे 1, 2, 3, इसी प्रकार से बढ़ते हुए अंत में हमारे पास 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, और इसी प्रकार से नीचे 1, 2, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश टोटल है। कुल कितने हैं, तो देखिए 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश, 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश और 0 डिग्री भूमध्य रेखा। तो आपके कुल 181 अक्षांश हैं। इसमें आपको एक महत्वपूर्ण और बात नोट करनी है, वो यह है, ग्लोब पर ध्रुव तारे का आपतन कोण 90 डिग्री होता है, और इसी के आधार पर हम अक्षांश रेखाओं की गणना करते हैं। किस प्रकार से, तो देखिए, जैसे कि ये हमारा ग्लोब है, ये है अक्ष, और ये आपका ध्रुव तारा मान लेते हैं। ध्रुव तारे का ग्लोब पर जो आपतन कोण है वो 90 डिग्री का है, और जैसे जैसे हम दक्षिण की ओर जाएंगे यह कोण घटता जाएगा, और जितना ग्लोब पर नीचे हम दक्षिण की ओर जाएंगे जितना डिग्री होगा उतने ही वहां पर
अक्षांश रेखा की डिग्री होगी। जैसे कि यहां पर हम बात करें ध्रुव तारे का आपतन कोण 30 डिग्री है, तो यहां पर 30 डिग्री अक्षांश रेखा होगी। ठीक है, इसी प्रकार से वहीं हम बात करें सूर्य की, तो आपको एक बात और नोट करनी है, भूमध्य रेखा पर सूर्य का आपतन कोण 90 डिग्री होता है और ध्रुवों पर 0 डिग्री होता है। किसका? सूर्य का आपतन कोण। यहां हम सूर्य की बात कर रहे हैं कि सूर्य, जैसे कि मान लीजिए ये सूर्य है, सूर्य का भूमध्य रेखा पर 0 डिग्री पर 90 डिग्री का आपतन कोण होता है। वहीं हम ध्रुवों की बात करें, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, यहां पर सूर्य का आपतन कोण आपके 0 डिग्री होता है। इसलिए यहां पर सूर्य की लाइट नहीं पहुंच पाती है और हमेशा ध्रुव पर बर्फ जमी हुई रहती है। यह एक इसका कारण है, तो इसे आप नोट कर लीजिए और फिर हम आगे देखते हैं अक्षांश रेखाओं को। अब हम देखते हैं अक्षांश रेखाओं को। पहले हमने देखे अक्षांश, अब देखेंगे अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं क्या है? ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखाएं कहते हैं। ये वास्तविक, हमारी पृथ्वी पर वास्तव में कोई रेखा नहीं खींची हुई, ये हमने कल्पना की है। अक्षांश रेखाओं, काल्पनिक रेखाओं को अक्षांश रेखा कहते हैं। अब देखिए अक्षांश रेखाएं, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं, तो आप में से अधिकतर विद्यार्थियों का आंसर होगा 181, पर ऐसा नहीं है। देखिए हम ग्लोब पर जो हमारी मध्य अक्षांश रेखा है वह 0 डिग्री भूमध्य रेखा, जो कि ग्लोब को 2 भागों में बांटती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। हम अगर 1-1 डिग्री अंतराल पर, फिर से वही 1-1 डिग्री अंतराल पर ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं कितनी हैं, तो वो है आपकी 179। कैसे? देखिए ये 0 डिग्री, उसके बाद में 1-1 डिग्री बढ़ाते जाइए, इस प्रकार से टोटल कितने हैं? 90 अक्षांश है। लेकिन जो 90 डिग्री है वह अक्षांश रेखा नहीं है, वह अक्षांश है। इसी प्रकार से दक्षिण में 1-1 डिग्री बढ़ाते जाएंगे तो 90 डिग्री अक्षांश। जो ध्रुव है हमारे 90-90 डिग्री के, ये अक्षांश है, ना कि अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं इस प्रकार से जो कि पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई काल्पनिक रेखा, उन्हें अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके आधार पर हमारे ग्लोब पर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179। अब बात करते हैं कि अक्षांश रेखाओं का निर्धारण किस प्रकार से किया जाता है। जैसा कि हमने अभी देखा कि ग्लोब पर ध्रुव तारे का जो आपतन कोण है वो 90 डिग्री है। तो मैं इसको एक बार इरेज करता हूं। देखिए बस ये थोड़ा सा नॉर्मल समझना है और कुछ नहीं इसमें खास। देखिए ये हमारा ध्रुव तारा है, हमें पता है कि ध्रुव तारे का ग्लोब पर आपतन कोण जो 90 डिग्री है, कितना है? 90 डिग्री। ये हमारी 0 डिग्री भूमध्य रेखा। अब ध्रुव तारे का जो आपतन कोण है वह 90 डिग्री है। ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर जो ध्रुव तारे का जो कोणीय दूरी है वो घटती है। जैसे कि जिस बिंदु पर जितना कोण हमारे ध्रुव तारे का रहेगा उत्तर से दक्षिण पे जाने पर, उस बिंदु पर पश्चिम से पूर्व खींची गई रेखा ही आपकी उतनी ही डिग्री की अक्षांश रेखा होगी। किस प्रकार से? जैसे कि हमने जैसे कि एक कल्पना करते हैं, जैसे चांदा रखते हैं और 90 डिग्री हमारा ध्रुव तारा है और मान लीजिए यहाँ पर 15 डिग्री है, ठीक है, ये 15 डिग्री है और इधर भी 15 डिग्री है। अब इन 15-15 डिग्री को हम मिलाएंगे तो यह जो रेखा खींची यह आपकी अक्षांश रेखा है और यह 15 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इस प्रकार से हम इसका मेजरमेंट करते हैं। जैसे कि अब मान लीजिए ये 30, तो यहाँ पे भी 30 डिग्री किसका? आपतन कोण ध्रुव तारे का। और जब हम इन्हें मिलाते हैं तो ये आपकी 30 डिग्री अक्षांश रेखा कहलाती है। इस प्रकार से हम अक्षांश रेखाओं को मानते हैं या फिर इनका निर्धारण करते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस प्रकार कुल मिलाकर कुल कितनी अक्षांश रेखाएं हैं? 179 है।
अब हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देख लें, जैसे कि ग्लोब पर 1-1 डिग्री अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाएं 179 है, वो किस प्रकार से, वो हमने देख ली। अब बात करते हैं अक्षांश रेखाएं वृत्ताकार होती हैं और सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 डिग्री होता है, 0 डिग्री अक्षांश, ठीक है। अब ये किस प्रकार से, देखिए यहां पर देख लीजिए, अब हम ग्लोब को ऊपर से देखने का प्रयास कर रहे हैं। मान लीजिए यह है आपका 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव है और यह है आपकी 0 डिग्री अक्षांश रेखा है। अभी हमने देखा कि जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो वृत्ताकार होती हैं, क्योंकि ग्लोब पर वो दोनों तरफ होती हैं, ठीक है। और आगे बोल रहा है सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 डिग्री अक्षांश होता है। देखिए जैसे जैसे हम दक्षिणी से उत्तरी गोलार्ध की तरफ जाएंगे तो जो अक्षांश रेखाएं हैं, अक्षांश रेखाओं का जो लंबाई है वो घटती जाएगी, लेकिन मान उनका बढ़ता जाएगा। जैसे कि हम अगली देखते हैं, भूमध्य रेखा से ध्रुवों की ओर अक्षांश रेखाओं का आकार घटता जाता है तथा मान में वृद्धि होती जाती है। जैसे कि ये 0 डिग्री है, फिर 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, फिर 80 डिग्री और फिर 90 डिग्री। यहाँ पर मान तो बढ़ रहा है लेकिन जो इनकी आकार है, जो लंबाई है वो घटती जाती है। ये देखिए ये कितनी बड़ी, फिर छोटी, फिर से छोटी, फिर 90 डिग्री अक्षांश से आ जाता है। तो आई होप आप इस डायग्राम से समझ पाए होंगे। अक्षांशों के बीच की दूरी को कटिबंध कहते हैं, जैसे कि उष्ण कटिबंध जो हम देखते हैं कि हमारा भारतीय किसमें अंतर्गत आता है, तो ये किसके आधार पर तय होता है, ये सब अक्षांशों के आधार पर होता है। ये हम आगे देखते हैं। सबसे पहले आप इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। अब कुछ महत्वपूर्ण बातें और देखते हैं अक्षांश रेखाओं से संबंधित। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी 111.13 किलोमीटर यानी 111.13 किलोमीटर होती है। यह किस प्रकार से, देखिए आपके ध्रुवीय है, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव, इनका अगर परिधि निकाली जाए तो वो होती है आपकी 40,008 किलोमीटर, ठीक है। अब इसका अगर हमें व्यास निकालना है तो वो आप 2 का भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा, 20,004 किलोमीटर। व्यास के बाद हम इसकी त्रिज्या निकालेंगे तो वो आपकी आ जाएगी 10,002, यानी कि ये 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 90 डिग्री तक जो आपका व्यास निकल के आया वो आया आपका 10,002। अब इसमें 90 का भाग दे देंगे तो आपकी जो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी निकल कर आ जाएगी 111.13 किलोमीटर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, डायग्राम से आप समझ गए होंगे। आगे हम देखते हैं, भूमध्य रेखाओं से ध्रुवों की ओर जाने पर अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक वृद्धि होती है। अब ये कैसे होती है, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, देखिए यहां समझने का प्रयास कीजिए। यह ग्लोब है, यह कह रहा है कि भूमध्य रेखा 0 डिग्री रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर, यह 90 डिग्री ध्रुव, उत्तरी ध्रुव, अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी में आंशिक वृद्धि होती है। अब यह क्यों होता है, तो देखिए हमारा जो पृथ्वी है वो पूरी तरह से गोल नहीं है, वो थोड़ी चपटी है, यानी थोड़ी दबी हुई है। अब मान लीजिए जैसे ये है, अब इसे अगर मैं थोड़ा प्रेस करता हूं, दबाता हूं, तो क्या होगा कि जो बीच का एरिया है वो दब जाएगा और वो किस प्रकार से निकल कर आएगा, इस प्रकार से निकल आएगा कि जो हमारी पृथ्वी है जो थोड़ी चपटी है, यानी थोड़ी दबी हुई है, जिसके कारण आप जब आप देखेंगे कि जो प्रेशर है वो मध्य में पड़ेगा, जिसके कारण जो मध्य अक्षांश रेखा है उनके बीच की दूरी थोड़ी कम है। जैसे जैसे हम ऊपर की ओर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो इनकी जो बीच की दूरी है वो आप देख सकते हैं किस प्रकार से बढ़ती जाएगी। सिंपल से एक रीजन है इसका कि हमारी जो पृथ्वी है वो थोड़ी चपटी है, ना कि पूरी तरह गोल है, जिसके कारण हम ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं के मध्य की दूरी आंशिक तौर पर वृद्धि होती है। वहीं हम देखते हैं कि मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 और ग्लोब पर कुल अक्षांश रेखाएं 179। अब ऐसा क्यों, ग्लोब पर हम अक्षांश रेखाओं को देख चुके हैं क्योंकि 90 डिग्री अक्षांश होता है और यहाँ भी 90 डिग्री अक्षांश होता है, जो बचती हैं आपकी वो अक्षांश रेखाएं होती हैं। अब मानचित्र पर हम 90 डिग्री अक्षांश को नहीं दर्शाते, जैसे कि ये हमारा मानचित्र है, ठीक है, और हम इसमें यह 0 डिग्री, इसमें हम राजस्थान का मानचित्र बना देते हैं, नॉर्मली तौर पर, वैसे राजस्थान का नहीं, इसमें हमें विश्व का बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं सिर्फ ओनली समझाने के लिए बना रहा हूँ। अब देखिए यहाँ पर हम 90 डिग्री को भी एक रेखा के तौर पर, यानी अक्षांश रेखा के तौर पर दर्शाते हैं, ना कि अक्ष के तौर पर। मानचित्र में इस प्रकार से हम अक्षांश रेखाओं को दर्शाते हैं। यहाँ पर अक्ष नहीं होगा, अक्षांश रेखा होगी 90 डिग्री भी। यह जो हुई है 90 डिग्री अक्षांश रेखा हुई,
इसलिए मानचित्र पर कुल अक्षांश रेखाएं 181 होती हैं। वहीं हम ग्लोब पर बात करें तो ग्लोब पर अक्ष होता है, जो ऊपर का बिंदु होता है उसे अक्ष होता है, ना कि वो अक्षांश रेखा होती है। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट था, इसे नोट कर लीजिए और आगे हम अक्षांश रेखाओं से संबंधित जो आपकी महत्वपूर्ण जानकारी है उन्हें देखते हैं। अब देखिए कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं जो कि आपकी प्रधान अक्षांश रेखाएं कहलाती है। आपको पता है सबसे मध्य में जो अक्षांश रेखा होती है उसे कहते हैं भूमध्य रेखा, जो कि 0 डिग्री अक्षांश रेखा होती है, जो कि हमारे ग्लोब को 2 भागों में विभाजित करती है, एक उत्तरी गोलार्ध, एक दक्षिणी गोलार्ध। वहीं हम बात करते हैं कर्क रेखा की, तो 23.5 डिग्री उत्तरी गोलार्ध में जो अक्षांश रेखा है 23.5, उसे कर्क रेखा कहते हैं। उत्तरी गोलार्ध में जो 66.5 डिग्री है उसे आर्कटिक रेखा, अक्षांश रेखा, आर्कटिक रेखा कहते हैं। वहीं हम दक्षिणी गोलार्ध में बात करें तो 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा उसे कहते हैं, और 66.5 डिग्री जो होती है उसे अंटार्कटिका कहते हैं। अब हम इन रेखाओं को, इन अक्षांश रेखाओं को, जो मुख्य आपकी कर्क रेखा है, भूमध्य रेखा और मकर रेखा है, इन्हें हम देखते हैं विश्व के मानचित्र पर कि ये किन किन देशों से होकर गुजरती है। इसे आप नोट कर लीजिए। देखते हैं महत्वपूर्ण भूमध्य रेखा विश्व के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो ये आपका विश्व का मानचित्र है। भूमध्य रेखा विश्व के कुल 13 देशों से होकर गुजरती है और 3 महासागरों से होकर गुजरती है। तो 3 महासागर कौन कौन से? सबसे पहला है आपका प्रशांत महासागर, जिससे आपकी भूमध्य रेखा गुजरती है। दूसरा है अटलांटिक महासागर और तीसरा हिंद महासागर। तो कुल 3 महासागरों से होकर भूमध्य रेखा गुजरती है। अब बात करते हैं किन किन देशों से होकर गुजरते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका के किन किन 3 देशों से होकर गुजरते हैं, इक्वाडोर, कोलंबिया और ब्राजील। इसके बाद में आपके जो आपका दक्षिण अफ्रीका है उसके पश्चिम में एक छोटा सा द्वीप समूह है जिसका नाम है साओ टोम, चौथे नंबर पे। 5वें पे फिर आपके दक्षिण अफ्रीका के बहुत सारे देशों से होकर गुजरते हैं, जैसे गोबेन है, कांगो प्रजातंत्र है, कांगो गणराज है। फिर 8वें पे युगांडा है, 9वें पे केन्या है, 16वें पे सोमालिया है। फिर उसके बाद में हमारा भारत का दक्षिणी हिस्सा जिसमें मालदीव है, मालदीव से होकर गुजरती है। उसके बाद में आपके इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया के बाद में सबसे लास्ट में ऑस्ट्रेलिया के सबसे लास्ट में किरीबाती, जो कि सबसे अंत में 13वां देश से होकर गुजरती है। तो ये कुल 13 देश हैं जिनको आपको नोट कर लेना है। इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, साओ टोम, गोबेन, कांगो प्रजातंत्र, कांगो गणराज्य, युगांडा, केन्या, सोमालिया, मालदीव, इंडोनेशिया और किरीबाती, जो कि सबसे लास्ट में 13वें नंबर पे है ना। तो ये 4-5 चीजें आपको नोट कर लेनी है, इसको नोट कर लीजिए। जिसके बाद हम कर्क रेखा और मकर रेखा को देखते हैं। अब बात करते हैं महत्वपूर्ण उत्तरी अक्षांश रेखा 23.5 डिग्री कर्क रेखा की है, विश्व के कुल 17 देशों से होकर गुजरती है। वहीं हम महाद्वीपों की बात करें तो यह आपके उत्तरी अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर गुजरती है। वहीं हम महासागरों की बात करें तो यह प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर से होकर गुजरती है। अब हम देखते हैं क्रमवाई इनके जो 17 देशों से होकर कर्क रेखा गुजरती है वो कहाँ है। तो देखिए सबसे पहले उत्तरी अमेरिका में आपके मैक्सिको, और उसके बाद में आपको जैसे ही उत्तरी अमेरिका के पूर्व में हम देखने को मिलता है एक छोटा सा द्वीप बहामास, और 3rd नंबर पे फिर आपके अफ्रीका शुरू हो जाता है, उत्तरी अफ्रीका, जिसमें आपके क्रमवाई है पश्चिमी सहारा है, मोरिटानिया है, मॉली है, अल्जीरिया है, नाइजर है, लीबिया है, मिस्र है, सऊदी अरब है, यूएई है और ओमान है। इसके बाद हमारे भारत से होकर गुजरती है, भारत के बाद बांग्लादेश, बांग्लादेश के बाद म्यांमार, म्यांमार के बाद चीन, और चीन के बाद में आपके जस्ट चीन के पूर्व में ताइवान। कुल इस प्रकार से यह 17 देशों से होकर गुजरती है। क्रम में कोई गड़बड़ है, 16 नहीं 17 देशों से होकर यह गुजरती है। तो यह आपकी कुल मिला के अक्षांश रेखा और भूमध्य रेखा थी, जो कि आपके महत्वपूर्ण परीक्षाओं में बार बार पूछी जा सकती है। अधिकतर चांस कर्क रेखा से और भूमध्य रेखा के पूछने के चांस होते हैं। इन दोनों को आप नोट कर लीजिए, या फिर आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। हम देखते हैं आपकी सबसे महत्वपूर्ण तीसरी अक्षांश रेखा, दक्षिणी 23.5 डिग्री अक्षांश रेखा, जिसे हम मकर रेखा कहते हैं। यह विश्व के कुल 10 देशों से होकर गुजरती है और आपके दक्षिणी प्रशांत महासागर, दक्षिणी अटलांटिक महासागर और हिंद महासागर से होकर यह गुजरती है। तो कौन कौन से देश है देखिए, सबसे पहले दक्षिणी अमेरिका की बात करें तो आपकी चिली है, अर्जेंटीना है, पराम्बे है और ब्राजील है, 4 मुख्य देश हैं। उसके बाद में आपके अफ्रीका है, अफ्रीका में देखिए आपके नामीबिया है और बोत्सवान है, दक्षिणी अफ्रीका है, मोजाम्बिक है, और फिर उसके बाद में आपके मेडागास्कर हो गया, फिर मेडागास्कर के बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया हो गया। तो ये कुल आपके 10
ऐसे देश है जिनसे होकर आपकी मकर रेखा गुजरती है। तो ये कुल आपकी 3 महत्वपूर्ण अक्षांश रेखाएं थी, भूमध्य रेखा, कर्क रेखा और मकर रेखा, जिनसे परीक्षा में बार बार प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो इसको भी आप नोट कर लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब देखिए अक्षांश से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बातें रहेगी, जैसे सह अक्षांश क्या होता है। जैसे कि किसी भी अक्षांश का 90 डिग्री पर जो अंतराल निकलता है उसे सह अक्षांश कहते हैं। जैसे कि जैसे हमें निकालना है, और एक महत्वपूर्ण बात, सह अक्षांशों के उत्तर में दक्षिण नहीं लगता। जैसे हम लगाते हैं उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश 23.5 डिग्री, उत्तरी अक्षांश 23.5 डिग्री, दक्षिणी अक्षांश, पर सह अक्षांशों के उत्तर में दक्षिण नहीं लगता है। जैसे कि हमें अगर ज्ञात करना है कि 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश क्या होगा, ठीक है। तो ये इस प्रकार से करना है आपको, 90 डिग्री में से 30 डिग्री को घटा देंगे तो क्या आएगा आपके पास 60 डिग्री सह अक्षांश। बस एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको जब भी याद करना हो तो आपको 90 डिग्री में से उसे घटा देना है, वह आपका सह अक्षांश आ जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात और आप नोट करके इसमें लिख लीजिए कि सह अक्षांशों के उत्तर व दक्षिण नहीं लगता है, यानी कि 60 डिग्री सह अक्षांश, 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का 60 डिग्री सह अक्षांश होगा, ना इसमें उत्तर लगेगा ना दक्षिण लगेगा। एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है सह अक्षांश का। आगे बात करते हैं अक्षांश रेखाओं से किसी प्रदेश की स्थिति को हमने देख लिया कि भाई क्यों, उसके साथ साथ ताप कटिबंधीय व वनस्पति व ऊष्मा बजट का अध्ययन किया जाता है। जैसे कि हम बात करते हैं 0 डिग्री अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश व 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के क्षेत्र को उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र कहते हैं। यहाँ पर तापमान की अधिकता होती है। जैसे जैसे ध्रुव की ओर जाते हैं वैसे वैसे तापमान कम होता जाता है और ध्रुवों पर हमें बर्फ देखने को मिलती है, यानी कि ठंड अधिक पड़ती है। वहीं हम बात करें उत्तरी 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश का जो क्षेत्र है उसे शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहते हैं, यानी कि यह क्षेत्र शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र कहलाएगा। कौन सा? 23.5 से लेकर 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश। इसी प्रकार से 23.5 डिग्री दक्षिणी से 66 डिग्री का जो क्षेत्र है वह भी शीतोष्ण कटिबंध कहलाएगा, ठीक है। और वहीं हम बात करते हैं 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक जो क्षेत्र है उसे शीत कटिबंध कहते हैं। इसी प्रकार से दक्षिण में भी 66 डिग्री दक्षिणी अक्षांश से लेकर 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक जो क्षेत्र है उसे शीत कटिबंध कहते हैं। ध्रुवों पर हमें इसीलिए बर्फ देखने को मिलती है क्योंकि इसके जो सूर्य का जो आपके कर्क रेखा और मकर रेखा पर उत्तरायण और दक्षिणायन होता है, उसकी वजह से जो आपके जो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है, जो भूमध्य रेखा है, वहां पर अधिक तापमान रहता है। इसके कॉन्सेप्ट को हम आगे पढ़ेंगे जब हम सूर्य से संबंधित आपकी पृथ्वी की गतियों को पढ़ेंगे। अब बात करते हैं कि हम अक्षांशों को 3 भागों में बांट सकते हैं। किस आधार पर बांट सकते हैं कि भूमध्य रेखा से उत्तरी व दक्षिणी ध्रुवों पर जाने पर अक्षांश रेखाओं की लंबाई तो घटती है लेकिन इनका मान बढ़ता है। जैसे कि हमने पहले भी देखा है कि सबसे बड़ा अक्षांश वृत्त 0 डिग्री अक्षांश वृत्त होता है। उसके बाद में हम जैसे जैसे ऊपर उत्तर और दक्षिण ध्रुवों की ओर जाते हैं तो अक्षांश रेखाओं की लंबाई जो वृत्त है वो घटती जाती है, लेकिन वहीं मान में वृद्धि होती जाती है। जैसे कि 0 डिग्री, 23.5 डिग्री, 66 डिग्री व 90 डिग्री। इस आधार पर हम अक्षांश रेखाओं को 3 भागों में बांट सकते हैं। किस प्रकार से? देखिए, निम्न अक्षांश, मध्य अक्षांश और उच्च अक्षांश। निम्न अक्षांश 0 डिग्री से 30 डिग्री के जो मध्य अक्षांश रेखाएं उन्हें निम्न अक्षांश कहते हैं और यह क्षेत्र उष्ण कटिबंध क्षेत्र के अंतर्गत आता है। वहीं हम मध्य अक्षांशों की बात करें तो 30 डिग्री से 60 डिग्री अक्षांश के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं और यह मध्य अक्षांश कहलाते हैं। उच्च अक्षांश आपके 60 डिग्री से 90 डिग्री अक्षांश होते हैं जिन्हें शीत कटिबंध क्षेत्र में आते हैं, इसलिए इन्हें उच्च अक्षांश कहते हैं। तो यह आपके कुछ अक्षांशों से महत्वपूर्ण बातें थी। आई होप आपको समझ आ गया होगा, इसे आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट किसने दिया? तो देखिए, यह किसी एक व्यक्ति की उपज नहीं है, यह दरअसल प्राचीन समय में आपके यूनानी खगोलविदों और भूगोलवेताओं ने विकसित किया है। यह किसी एक व्यक्ति ने इसका जो कॉन्सेप्ट है वो नहीं दिया है। जिनमें मुख्य हम बात करें तो आपको सबसे पहले आपके एरेटोस्थनीज, जिन्हें अक्षांश प्रणाली का जनक भी कहा जाता है, पृथ्वी की परिधि के सबसे पहले मापन इन्होंने ही किया था। इन्होंने सूर्य की परछाई के आधार पर यह साबित किया था कि पृथ्वी गोल है, इसलिए इन्हें
अक्षांश प्रणाली का जनक भी कहा जाता है। तो ये एक थोड़ा सा नाम आपको महत्वपूर्ण याद रखना है। इनके बाद एक महत्वपूर्ण व्यक्ति आते हैं जिनका नाम है हिप्पोकार्टस, ठीक है। इन्होंने अक्षांश व देशांतरों को डिग्री में व्यवस्थित किया। इन्होंने अक्षांशों का कॉन्सेप्ट समझाया, यानी कॉन्सेप्ट दिया, और इन्होंने क्या किया, अक्षांश व देशांतरों को डिग्री में आपके व्यवस्थित किया। और साथ ही में इन्हें पृथ्वी को 360 डिग्री में बांटने का कॉन्सेप्ट भी दिया और खगोलीय आधार पर स्थान निर्धारण करने की विधि भी। तीसरे सबसे महत्वपूर्ण आते हैं क्लॉडियस टोलेमी। इनका नाम आपने अवश्य सुना होगा। इनकी बुक है जियोग्राफिया, और इस पुस्तक में इन्होंने अक्षांश व देशांतरों का विस्तार पूर्वक विवरण किया है, डिटेल से कॉन्सेप्ट को समझाया है। साथ ही में व्यवस्थित मानचित्र तैयार किए तथा स्थानों की सूची भी उनके अक्षांश व देशांतर रेखाओं के आधार पर दी है। तो ये कुछ आपके अक्षांश व देशांतर रेखाओं को लेकर आपके कुछ विद्वान हैं, इसका कॉन्सेप्ट कहाँ से आया, इसको लेकर एक छोटी सी आप थ्योरी है, इसे आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। यहीं पर आपके अक्षांश का जो टॉपिक है वो कंप्लीट होता है। आगे हम देशांतर को देखेंगे। अगर अक्षांशों का कॉन्सेप्ट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ एक लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।